एक यूज़र अबाउट इंडिया पे दोबारा वीडियो चाह रहे थे। अब देखिए, मेरे लास्ट वीडियो से इस वीडियो तक में ऐसा कोई चेंजेस तो आया नहीं है। इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं जिसमें किसी में भी कोई चेंजेस नहीं दिख रहे एक्सेप्ट DIA ने कुछ पॉइंट्स में अपनी स्टेक को बढ़ाया है, जो कि पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है इसलिए हमें PE रेशियो भी अपने मीडियन से बहुत ऊपर देखने को मिल रहा है। तो सेम एज इन लास्ट वीडियो, ये अभी भी ओवर प्राइस जोन के आसपास है, लेकिन अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं तो 26,400 के आसपास तक मुझे इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग का जोन उतना खास नहीं दिख रहा। इसी लेवल पे आपको आके थोड़ा बहुत प्रेशर दिख सकता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ। अदर देन दैट इसमें कोई इन्वेस्टमेंट के लेवल्स मुझे फिलहाल जुलाई में नहीं दिख रहे। अगर इन केस ये 21,000 के नीचे चला जाता है किसी भी रीज़न से, तब हम लोग इसमें डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज हमें नेक्स्ट मंथ्स का वेट करना पड़ेगा। इस मंथ में इसमें कोई इन्वेस्टमेंट के लेवल नहीं दिख रहे। अनिकेत पूछ रहे हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, कैम्स और रोलेक्स रिंग्स के बारे में। अब ये गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स बहुत पुरानी कंपनी है, 1986 की कंपनी है और ये आपको डिटर्जेंट सेक्टर में देखने को मिलेगा, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स हेयर केयर, ओरल केयर, स्किन केयर, बेबी केयर वगैरह वगैरह में आपको इसके प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि ये खुद नहीं बेचते। ये मीन्स दूसरे ब्रांड्स को बेचते हैं जो कि अपने ब्रांड के नाम से उसे मार्केट में उतारते हैं। ब्रांड्स लाइक यूनिलीवर, रैकेट, P&G, लॉरियल, हिमालय, कोलगेट वगैरह वगैरह। तो इस तरह के इसके 1450 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास का है, देखा जाए तो 9,000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का PE जो है उसके इंडस्ट्री PE से थोड़ा नीचे है, मतलब सस्ता है। ROC, ROE दोनों एवरेज से बहुत अच्छे हैं। इवन 3 साल का एवरेज देखेंगे तो अच्छा दिखेगा, 5 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो एवरेज के आसपास दिखेगा। डेट बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़ा बहुत जो भी डेट है वो ये लोग कम कर रहे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग में से कुछ भी गिरवी नहीं रखा। 10 का फेस वैल्यू है तो ये स्प्लिट भी हो सकता है। डिविडेंड भी ये कंपनी बहुत अच्छा खासा दे रही है, जिसका इफेक्ट शायद इसके स्टॉक के प्राइस पे पड़ता होगा। अब इसका लॉन्ग टर्म का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि देख सकते हैं 2021 के बाद से इसमें एक तरह से फॉलिंग बोल सकते हैं या थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का टाइम अगर यहाँ से कंसिडर करें तो ये कंसोलिडेशन के जैसा देखने को मिल रहा है। तो इसने अपने जितने भी हाई थे उसको ब्रेक अभी तक नहीं किया है। जैसे ये हाई था तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया, फिर अगला जो हाई बना वो उससे भी नीचे बना। तो ये थोड़े नेगेटिव साइंस होते हैं, लेकिन हम लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि 2021 इस टाइम में सारी ही अच्छी बुरी सारी कंपनीज यहाँ से गिरना शुरू हुई थी। तो हो सकता है कि ये भी उनके साथ ही गिर रही हो और ये कोई नेगेटिव पॉइंट ना हो। हम लोग बाकी फंडामेंटल्स और टेक्निकल देख के इसका पता लगाएंगे, लेकिन फिलहाल PE रेशियो इसका अंडर वैल्यूड दिख रहा है। मीडियन ये रहा और इसका PE यहाँ पर चल रहा है। EPS ऊपर जाता हुआ है, तो ये अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये अच्छा पॉइंट हो सकता है। बैलेंस शीट में इसे 3 आउट ऑफ 3 मिलेगा, बिकॉज रिजर्व्स इसके बढ़ रहे हैं, बोरोविंग्स कम हो रही है, फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं। इवन कैश फ्लो भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो इसमें प्रमोटर्स जितना स्टेक होल्ड कर रहे थे उतना ही होल्ड कर रहे हैं। FII जितना होल्ड कर रहे थे उसको इन्होंने कम कर लिया है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अभी अगर लास्ट ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा लिया है। लिया कहाँ से है? इन्होंने लिया है DII से। ठीक है, DII ने अपना स्टेक कम किया है और पब्लिक ने भी अपना स्टेक थोड़ा बहुत बढ़ाया है। तो खैर इससे तो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन DII ने FII को दिया है तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इन्वेस्टर पैटर्न अगर देखें तो यहाँ पे सब कुछ न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन इसका नेट सेल्स देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर म्यूचुअल फंड को देखें तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इसमें सेलिंग करते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम लोग ध्यान में रखते हुए थोड़ा इसमें संभल के इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा रुक के इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब सबसे पहले जिनके पास इसका स्टॉक है वो 3,800 तक इसे होल्ड कर सकते हैं बिना डरे। यहाँ पे इसका प्रॉफिट बुकिंग का जोन दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इसे टर्न करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। लेकिन अभी के टाइम पे इसके जो हाइज बन रहे हैं वो नीचे बनते जा रहे हैं ना, लोअर हाइज इसके बन रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर इसमें आपको कंफर्मेशन चाहिए तो इसके पिछले हाई को तोड़ना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। अभी बाकी ही कंपनीज के जैसा इसने भी अपना जो बेस बनाया है वो 2023 के मार्च में बनाया है। सारी ही कंपनीज में आपको लगभग फरवरी मार्च के आसपास ही बेस बनाता हुआ दिखा होगा। तो वैसे ही इसमें भी मार्च में ही वो बेस बना था और उसके बाद से इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को अभी मिली है। मैं पर्सनली जुलाई में यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ, मेरे पास इसकी होल्डिंग भी नहीं है। देखते हैं इसके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आते हैं, उसके ऊपर हम लोग इस पर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जुलाई में
मेरा कोई भी मंथली लेवल इसमें हिट होता हुआ नहीं दिख रहा। अगली कंपनी है कैम्स, जिसका अगर नेट सेल्स देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिखा है, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो भी बढ़ता हुआ दिखा है, इस सेक्टर में मार्केट की लीडर है। लेकिन जो मेन गड़बड़ दिखी है वो प्रोमोटर्स की होल्डिंग में गिरती हुई दिखी है। ठीक है, ये एक नेगेटिव साइन होता है। एफआईआई ने थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई है अपने स्टेक को कंटिन्यूसली, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बढ़ाते हुए, लेकिन उस चीज को डीआईआई ने इवन कर दिया है सेलिंग करते हुए। तो एफआईआई और डीआईआई इवन कर देते हैं लेकिन प्रोमोटर ने भी सेलिंग की है, तो ये एक नेगेटिव चीज इसमें देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स की जो मई का डेटा दिखा रहा है वो मई का डेटा पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब ये लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। देख रहे हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड वाले सेम परसेंटेज दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये लोग इसमें बाइंग करते जा रहे हैं। वैल्यूएशन अभी देखेंगे तो ईपीएस तो गिरता हुआ नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब एक कंसोलिडेशन में चल रहा है और इसका पीई जो है नीचे है मीडियन से, तो अंडर वैल्यूड तो ये अभी है, लेकिन क्या ये और गिर सकता है, यही लोगों के दिमाग में चल रहा है। तो अभी देखिए जून का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है, इसमें भी 0.01% की सेलिंग दिख रही है प्रमोटर की, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है। एफआईआई की थोड़ी बाइंग दिख रही है 0.78% की, और वो हिस्सा आया है डीआईआई की तरफ से, जिसमें से थोड़ा एफआईआई को गया है, थोड़ा सा पब्लिक को गया है। तो किसी जगह दिख रहा है कि डीआईआई बाइंग कर रही है, किसी जगह दिख रहा है यहाँ पे ये सेलिंग कर रही है। तो रियल डेटा क्या है वो टेक्निकल चार्ट पे ही मालूम चलेगा। ये हो सकता है कि जो हमने देखा वो रिसेंट बाइंग हो मई मंथ में, लेकिन उससे पहले या उसके बीच में किसी बड़े डीआईआई ने हैवी सेलिंग की हो, जिसकी वजह से ये कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो इसके प्रमोटर की तरफ से जो एक्शन हो रहा है वो नेगेटिव है, डीआईआई की तरफ से जो एक्शन हो रहा है वो नेगेटिव है। तो सिर्फ एफआईआई के भरोसे हम लोग, वो भी इतने पॉइंट्स में कुछ इन्होंने बढ़ाया है, तो इसके भरोसे हम लोग इसमें पॉजिटिव अभी फ़िलहाल नहीं हो सकते। अब देखिए इसमें टेक्निकल चार्ट अगर हम लोग चेक करेंगे तो कुछ पॉजिटिव्स भी दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव्स भी दिख रहे हैं। अभी अच्छी चीज़ ये थी कि इसने जो पिछला बेस बनाया था यहाँ पे, उसी बेस पे ये घूम के ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये अच्छी बात हुई कि इस बेस को इसने नीचे की तरफ तोड़ा नहीं। और ऐसे एक नज़र को देखेंगे तो आपको ये ऐसा लगेगा कि ये जो कटोरा बनाता है ना, वो कटोरे का बेस अभी बनता हुआ दिख रहा है। तो आगे जाके कहीं पे आपको ये ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए इसमें कोई बहुत अच्छी सी क्या न्यूज़, ठीक है, बहुत अच्छी सी न्यूज़ या फिर बहुत अच्छी कोई बाइंग, तो उसके बाद ही इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं अभी ये जो लास्ट कैंडल भी है इसमें भी आपको सेलिंग होती हुई दिख रही है, ऊपर जाना इसका पॉसिबल दिख नहीं रहा। तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो लोग होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर इस सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैम्स ही है जो इस सेक्टर की मार्केट की लीडर है। ज़्यादातर 70% के आसपास का इनका स्टेक है एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो 3500 3600 कहीं तक भी ये जा सकता है आराम से, अगर ये ऊपर जाना शुरू करता है तो। अब किन्हीं के पास अगर ये नहीं है और इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो इसके वापस गिरने का वेट कर सकते हैं आप लोग, और इसी लेवल पे वापस, जिस लेवल पे ये सपोर्ट ले चुका है, वहीं पे अगर ये वापस मिलता है तो आप दोबारा बाइंग कर सकते हो। एवरेजिंग करने का मेरा इसमें कोई सजेशन नहीं होगा। अगली कंपनी है रोलेक्स रिंग्स, मार्केट कैप 6000 करोड़ है, स्टॉक का पी अपने इंडस्ट्री के पी से ऊपर है, आरओसी आरओई दोनों बहुत अच्छे हैं, इवन प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो बहुत अच्छा है, डेट ना के बराबर है वो भी ये कम कर रहे हैं, फेस वैल्यू 10 है तो ये स्प्लिट हो सकता है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं दे रही है, जो कि पॉजिटिव है इसके प्राइस के लिए, इसके ग्रोथ के लिए। आज के दिन भी देख सकते हैं 3.84% ऊपर है, जिसका रीजन है इसके कंटिन्यूअस ग्रोथ। पी रेशियो देखेंगे तो अपने अंडर वैल्यूड जोन से ऊपर की तरफ अभी ये जाता हुआ दिख रहा है, मीडियन यहाँ पर है, तो अभी भी अच्छे प्राइस पे ये अभी दिख रहा है। अभी इसका जो डेटा आया है उसके बेस पे अगर बोलें तो इसमें प्रमोटर ने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है, लेकिन वो स्टेक गया है किसके पास, एफआईआई एंड डीआईआई के पास, थोड़ा सा गया है पब्लिक के पास भी। तो ये देखने में ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। प्रमोटर ने अपना स्टेक कम किया है और वो अगर एफआईआई और डीआईआई में बांटा है तो वो कोई नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन वो कोई पॉजिटिव भी नहीं है। पॉजिटिव तब होता जब वो पब्लिक से निकल के फिर उसके बाद एफआईआई या डीआईआई या फिर प्रमोटर के पास जाता, तो ये पॉजिटिव होता। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो डीआईआई की जो होल्डिंग है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एफआईआई से भी ज़्यादा है और पब्लिक से तो बहुत ज़्यादा है ही। तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो कोई भी अगर इंडियन कंपनी है और उसके लिए अगर म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा बुलिश है तो वो स्टॉक ईजिली नीचे नहीं गिरता। अब देखिए इसके ऊपर जाने के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। मेन रीज़न मेरे हिसाब से है ये ब्रेकआउट, जो इसने ये अपना
टॉप का लेवल जो ब्रेक किया है ना, उसकी वजह से ये ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मचल रहा है। अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो बिल्कुल बेचने की कोशिश मत करना। आप में से कईयों को लग सकता है कि अरे बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया या अपने सपोर्ट के आसपास है, तो देखिए अगर थोड़ा बहुत नीचे पलटता भी है तो भी ये बेचने लायक नहीं है। मैंने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको दिखा दी, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये जो 2250 का प्राइस है, ये आराम से 2800 या 2900 तक बहुत जल्दी जा सकता है। तो अपनी होल्डिंग बिल्कुल कम मत करना। अब जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको शायद ये बहुत जल्दी नीचे ना मिले। इन केस अगर ये नीचे पलटता है थोड़ा बहुत भी और इस लेवल से वापस ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिखता है, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। और ऊपर में मैंने जैसे आपको बताया 2700, 2600, 2800 के आसपास जब ये जाता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको दिखती है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं या पूरी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वो आपकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन इनकेस अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। इस मंथ में जुलाई में मुझे नहीं लगता कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स बनने के कोई भी चांसेस हैं। इनफैक्ट मेरा जो कंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट जोन इसमें होता वो 1700-1800 के आसपास ही होता, ठीक है। यहाँ से ये बहुत ज़्यादा ही ऊपर चला गया है, तो 1700-1800 के आसपास मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा। ये आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा नीचे आने वाला अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप वही स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट अगर आप मानना चाहते हैं तो इसको ब्रेकआउट मान सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हैवी कैंडल तो नहीं है। अब कैंडल क्या होता है, कैंडल जैसे अभी ये लाइन बनी ना, तो इसके ऊपर में अगर कोई कैंडल होती जिसका बॉडी पूरा का पूरा ऊपर रहता, तो अभी ये वाला क्या है, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि इसका नीचे विक इतना बड़ा है, फिर ऊपर भी है। अभी देखो, इसको बोलने के लिए तो ये बोला जा सकता है कि बुलिश कैंडल ये ज़्यादा है, क्योंकि नीचे की विक क्या है इसकी ज़्यादा बड़ी है। तो ये कैंडल भी बुलिश है, लेकिन कोई ऐसा कैंडल बनता जो छोटा ही सही लेकिन ऊपर में रहता और विक छोटी बहुत जो भी होती नॉर्मल विक होती, तो इसका बॉडी ऊपर में रहना चाहिए था। अदरवाइज जैसे ये वाला ग्रीन कैंडल है तो इसकी जो बॉडी नीचे ज़्यादा है, ये ऊपर अगर ज़्यादा रहती तो हमको एक और कंफर्मेशन मिल जाता कि अब इसमें ब्रेकआउट प्रॉपर आ गया है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट के लिए आप वेट करना चाहते हो या फिर आप रिस्क लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से मैं इसमें पर्सनली अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। अगर मुझे कोई ब्रेकआउट कैंडल दिखता है तो शायद मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो मेरा स्टाइल नहीं है, तो शायद ही मैं इसमें इन्वेस्टमेंट उस कैंडल के ऊपर करूंगा। आरएसआई देखने से भी ये काफ़ी महंगा अभी दिख रहा है, तो अगर मार्केट में कुछ भी बुरी न्यूज़ आती है, थोड़ा भी मंदी होती है या प्रॉफिट बुकिंग हैवीली चलने शुरू होती है, तो ये फिर गिरना ऑब्वियस है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, आप क्या डिसीजन ले रहे हो। अब आशीष बोल रहे हैं कि आईपीओ रिव्यू करते रहने के लिए प्लस इनको टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, लेकिन ये अप्लाई इसमें नहीं कर रहे। अभी देखो, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर पूरा डेटा अभी आया हुआ नहीं है, लेकिन मार्केट में आपको ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप देखने को मिल रही है। तो नो डाउट हम लोग इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन पूरा डेटा आने के बाद। अभी सिंस ये टाटा की कंपनी है, इतने सालों के बाद कोई उनका आईपीओ आ रहा है, वो भी इतनी अच्छी कंपनी का, और इसमें जो शेयर्स बेचे जा रहे हैं वो टाटा मोटर्स के बेचे जा रहे हैं। तो आपने सुना भी होगा, कई सारे वीडियोज़ में देख भी लिया होगा कि टाटा मोटर्स वाले जो शेयर होल्डर्स हैं उनका इसमें मेन फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही डेटा मतलब ज़रूरी है जानना, और बाकी जब ये पूरा इन्फॉर्मेशन इसका अवेलेबल हो जाएगा इंटरनेट पे, तब इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट कर सकते हैं। अब देखिए, अलग बेरा ने टाटा मोटर्स के ऊपर ही एक क्वेश्चन पूछा है कि लॉन्ग टाइम के लिए इसमें एंट्री प्राइस 380। अब मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने 380 में लिया है या 380 में लेना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इन्होंने 380 में ले रखा होगा, क्योंकि अभी तो प्राइस इसका काफ़ी ऊपर है। अभी देखिए, टाटा मोटर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहता हूँ। मैंने कई सारे वीडियोज़ में बोला भी है कि ये टाटा मोटर्स का शेयर इस तरह से चलता है, ठीक है। तो अभी इसमें सिचुएशन चेंज हो गई है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ इसकी जो क्वालिटी है व्हीकल्स की, वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है। 5 स्टार रेटिंग्स ज़्यादातर कार्स को मिल रही है, प्लस पब्लिक इसे पसंद कर रही है, प्लस मीडिया में, यूट्यूब वगैरह में अगर आप देखेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो इसका जो पहले का ट्रेंड था इस तरह का वॉलेटिलिटी वेव में चलने का, ये शायद ख़त्म हो जाए अब, और ये आपको ऊपर जाता हुआ ज़्यादा दिखे। तो अगर आपने 380 के आसपास लिया है तो आप बिंदास इसको होल्ड करें, आप ऑलरेडी डबल प्रॉफिट में इसमें होंगे।
लेकिन हाँ, मुझे जो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का जोन दिख रहा था वो यहीं कहीं दिख रहा था, तो अब ये यहाँ से कितना ऊपर जाता है वो देखने वाली बात है। नो डाउट अभी टाटा टेक्नोलॉजीज की न्यूज़ की वजह से ये शायद इस प्रॉफिट बुकिंग वाले जोन पे ना रुके, थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा ये। और दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसका जो प्रीवियस हाई था वो ये ही था, ठीक है। तो इसी हाई वाले पॉइंट पे ये अभी ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो इस हाई वाले पॉइंट पे ये आपको ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। तो अगर बहुत अच्छी कैंडल इसमें बनती है तो इसमें फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स कूद पड़ेंगे मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। मोमेंटम ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो करते हुए आपको दिखेंगे। तो फिर यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनने के बाद एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज जो होल्ड कर रहे हैं, जैसे 380 के आसपास अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो बिंदास आप इसको होल्ड करके रखो। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी तो इसमें कोई नेगेटिविटी अभी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि कार्स वगैरह भी अच्छे बिक रहे हैं, उनका नाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ इसमें देखने को मिल ही नहीं रही है ना। तो मार्केट में आप इसकी न्यूज़ वगैरह पे ध्यान रखो, फंडामेंटल्स वगैरह चेक करते रहो कि इसके प्रोमोटर्स और FII DI वगैरह अपनी होल्डिंग ना बेचें। तो बाकी सब कुछ सही है। और रही बात हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट लेवल की, तो वहाँ तक ये अभी जाने वाला नहीं है जुलाई में, ठीक है। तो नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में अगर ये उसके आसपास दिखता है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अब अलग बेरा पूछ रहे हैं कि हेल्थ केयर स्टॉक में अपोलो हॉस्पिटल, नारायणा हृदयालय जिसको NH बोलते हैं, और रेनबो चाइल्ड, इन तीनों में कौन सा स्टॉक ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। और इनकी चॉइस है NH, ठीक है। नारायणा हृदयालय इनकी चॉइस है। तो देखिए, अगर नारायणा हृदयालय को अगर हम अपोलो हॉस्पिटल से कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट्स में कुछ खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोग मैक्सिमम टाइम का देखते हैं, जब से ये दोनों ही मार्केट में थे, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। NH में 237% का प्रॉफिट है और अपोलो हॉस्पिटल में 282% का है, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अभी अपोलो का एडवांटेज क्या है कि कोविड के बाद में जो वैक्सीन्स वगैरह आए थे तो उस पे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, जो कि इनको नहीं हुआ था, नारायणा हृदयालय को वो प्रॉफिट नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसकी वजह से ये यहाँ से बहुत ज़्यादा भागता हुआ दिखा है। अदरवाइज इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कभी NH ऊपर था, कभी अपोलो ऊपर था, तो ये दोनों साथ में चल रहे थे। और अभी के टाइम पे भी देखेंगे, अगर ये तेज़ी इग्नोर कर दी जाए तो ये दोनों एक ही पैटर्न में जाते हुए दिख रहे हैं। तो खराब दोनों में से कोई भी नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल एक पुरानी कंपनी है जो कि प्रूव्ड कंपनी है कि ये बहुत अच्छी है। नारायणा हृदयालय भी पुरानी कंपनी है लेकिन अपोलो से थोड़ी नई है। वहीं बात करें रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स की, तो ये और नई कंपनी है और इसका रिजल्ट इसके टाइम से अगर देखें, जो कि 2022 में ही बीच में कभी आया था ये, तो तब से अभी तक में रेनबो ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अभी देखिए रेनबो में है क्या, ये थोड़ा प्रीमियम हॉस्पिटल है, ठीक है। इसमें थोड़े जो इलाज होता है, एक तो बच्चों के ऊपर ही होता है और वो थोड़ा महंगा होता है कंपेयर टू दूसरे जो नॉर्मल लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे। तो इनके जो भी कस्टमर्स होंगे वो कस्टमर्स उस लेवल की ही ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं और उसी की वजह से इनके रेगुलर कस्टमर वो बनते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि इन सब में सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किसका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं NH का। इसमें जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 63.85% है। FII की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम किया है। DII ने भी थोड़ा सा कम किया है, ठीक है। तो जब दोनों ने कम किया है तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और इसी की वजह से आपको इसमें थोड़ी सी फॉल होती हुई दिखेगी। इंक्रीज कौन कर रहे हैं, पब्लिक इंक्रीज कर रही है। मैंने कई बार बताया जब सिर्फ पब्लिक इंक्रीज करे तो नेगेटिव रहता है। अब चेक करते हैं अपोलो हॉस्पिटल के शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स को देखेंगे तो सेम ही है पिछले साल के कंपैरिजन और FII ने थोड़ी सी इसमें होल्डिंग बढ़ाई है और DII ने वो होल्डिंग कम की है। तो जो होल्डिंग चेंज हुई है वो DII से FII की तरफ गई है। पब्लिक के पास इसमें कुछ खास नहीं है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है। तो इसमें न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है क्योंकि DII ने अपनी होल्डिंग क्या की है, FII को थोड़ी सी दे दी है। लेकिन ओवरऑल देखने को मिले तो ये अभी के टाइम पे, इस टाइम पे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो अपोलो हॉस्पिटल NH से बेटर दिख रहा है मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेस पर। और जैसा कि हमने कंपेयर भी किया था, अपोलो हॉस्पिटल क्या है, NH के बराबर वाले ही पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है। जो उनका ग्राफ चल रहा है प्राइस चार्ट का वो सेम टू सेम ही चल रहा है। तो जब अगर ये पॉजिटिव है तो मेरे हिसाब से NH की जगह पे अपोलो हॉस्पिटल
लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का कोई ईयरली डेटा तो है नहीं, पिछले साल का इस साल का हम लोग कंपेयर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग क्वार्टरली डेटा ही कंपेयर कर लेते हैं, जिसमें इनके पास 49.83% का प्रमोटर के पास है। FII की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई थी क्वार्टरली में, लेकिन DII ने उस होल्डिंग को बढ़ा लिया था, ठीक है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को क्या किया, कम किया। तो किसी भी स्टॉक में अगर DII, मैंने बोला DII अगर बहुत ज़्यादा बुलिश है किसी इंडियन स्टॉक के लिए, तो वो स्टॉक बहुत जल्दी गिरना आसान नहीं होता, क्योंकि FII को क्या होता है, FII तो डेटा वगैरह देख के अपना एक जो है बाय सेल करते हैं, लेकिन DII उसका बिजनेस जानती है, क्योंकि वो इंडिया में रहती है तो उनका बिजनेस जानती है, तो उस बेसिस पे DII इन्वेस्टमेंट करने पे ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। तो इस हिसाब से ये रेनबो हॉस्पिटल भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स को कंपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से NH के ऊपर अपोलो हॉस्पिटल ज़्यादा बेटर दिख रहा है, और अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो रेनबो चाइल्ड हॉस्पिटल और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो FII और DII की होल्डिंग है वो दोनों ही बहुत अच्छी है, इंक्लूडिंग प्रमोटर की होल्डिंग भी लगभग 50% के आसपास है, और FII DII की होल्डिंग तो 15% से ऊपर है इंडिविजुअली, तो ये एक अच्छी साइन मानी जा सकती है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही स्टॉक अभी के टाइम पे अपने मंथली लेवल से काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, तो अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा इसमें कोई सजेशन नहीं होगा जुलाई मंथ में स्पेसिफिकली। अब पुष्कर पूछ रहे हैं कि रेणुका शुगर, EID पैरी, बलरामपुर चीनी, इनके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स डिस्कस करने के लिए। देखिए, शुगर इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा बुलिश, ये नहीं रहता। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस इंडस्ट्री से ही दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे बेटर इंडस्ट्रीज़ है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर आप इथेनॉल वगैरह की न्यूज़ वगैरह देख के इसके पीछे जाना चाह रहे हो, या फिर अपनी स्टॉक होल्डिंग के लॉस को एवरेज करने के लिए इसके पीछे जाना चाह रहे हो, तो दोनों में मेरा नो है, ठीक है। ये अच्छा डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं होगा। आपको इन्वेस्टमेंट अच्छे स्टॉक्स में करना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्री में जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गई, FMCG हो गई, फाइनेंस हो गई, वगैरह वगैरह। अब देखिए, एक एग्जांपल के लिए मैं श्री रेणुका शुगर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बताता हूँ। अभी देखिए, इसमें प्रमोटर्स में क्या हुआ था, जो भी अप डाउन हुए थे, यहाँ 58.34 से शिफ्ट होकर कितना हो गया था, 62.48, ठीक है। यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी काफ़ी अच्छी तरीके से, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। आप शेयर्स में भी जाके देखेंगे इसके चार्ट में, तो देखिए ये था मार्च 2021 और यहाँ से इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। तो जो पॉजिटिव होगा वहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म में, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कितने बार ये ऊपर नीचे हुआ है, तो वही सेम यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा होगा मैं नहीं बोल रहा, हो सकता है यहाँ से बिल्कुल तूफान बन जाए, लेकिन जो भी पास डेटा होता है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं किसी भी स्टॉक का रिस्क, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पॉजिटिविटी एक थी, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जिसको प्रॉफिट बनाना था उन्होंने बना लिया, लेकिन DII ने ये जो स्टॉक इनको दिया था वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बता रही थी कि हम इसमें बिल्कुल बेयरिश हैं और अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं। बहुत मतलब कम इनका स्टेक नहीं है, 10% अच्छा होता है, बहुत अच्छा स्टेक होता है, तो हो सकता है फ्यूचर में ये अपना स्टेक बढ़ा लें, लेकिन अभी के टाइम पे ये कंटिन्यूसली 4 साल से जिसको बेच रहे हैं, तो उसका स्टॉक ऊपर कैसे जाएगा। अभी देखो, इसका पी चेक करना चाहोगे तो पी मिलेगा ही नहीं। इंडस्ट्री पी कितना चल रहा है, इंडस्ट्री पी ही एवरेज से बहुत ज़्यादा लो है, 15 का एवरेज मैं मान के चलता हूँ, ये इंडस्ट्री ही 12 के पी पे चल रही है, तो मतलब ये इंडस्ट्री कैसी होगी। आप इसका ROC देखो 8.84, 3 साल का देखो 9.63, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। ROE तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। तो इस तरह की इंडस्ट्री जो कंफ्यूजिंग है उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना। आप इस शेयर को किसी भी दूसरे शेयर के साथ कंपेयर करो, टाटा मोटर्स के साथ ही कंपेयर कर लो यार, जो कि इतना ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, तो उससे भी ये बैड परफॉर्मेंस देती है। अभी देखो, इनके कंपेरिजन वाले स्टॉक्स में अगर चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा पी किसका है, सबसे ज़्यादा है बलरामपुर चीनी का, और उसके बाद है इनका बनारी वालों का। तो बलरामपुर चीनी का अगर हम लोग स्टॉक चेक करते हैं तो इनका हम लोग चार्ट जो देखेंगे तो वो कंपैरिजन करें अगर रेणुका से, तो वो मच बेटर है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको ये 2015 के बाद से थोड़ा बहुत प्रॉफिट देता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। आप इसको भी अगर किसी दूसरे अच्छे शेयर से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ये नहीं दे रहा। देख रहे हो इसका EPS क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, PE ऊपर जा रहा है, बिल्कुल नेगेटिव साइन है ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही चीज़ नहीं होती है। इसका उल्टा होना चाहिए, EPS ये जो पहाड़ है
ये ऊपर जाते हुए होने चाहिए और पीई नीचे आते हुए होने चाहिए, तब जाके हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उस तरह के स्टॉक में जो कि रेगुलरली लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता हुआ दिखता है। तो ये सारी जो आपको इन्वेस्टमेंट्स दिख रही हैं ये पूरी की पूरी न्यूज़ बेस्ड पे है कि शॉर्ट टर्म में अभी म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, ये लोग थोड़ी 10-10 15-15 साल तक होल्ड करते हैं, ये सालों साल बेचते रहते हैं। ठीक है, स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं, इनको खरीदना ही होता है बेचने के लिए। तो जिस स्टॉक में ज़्यादा स्कोप दिखा उस स्टॉक को खरीद लेते हैं, फिर जैसे ही उसका स्कोप खत्म हुआ उसको बेच देते हैं। अभी इन सारे ही स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा अच्छा पी इसी का है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें भी देखेंगे तो एफआईआई ने क्या किया है, सेलिंग की है और डीआईए ने बाइंग की है। तो डीआईए को मालूम है कि इथेनॉल वगैरह और बहुत सारा जो है शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ चल रहा है, उसके चक्कर में इसमें प्रॉफिट आ सकता है। तो अगर आप भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जब भी ये गिरता हुआ दिखे आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से शुगर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मैं इससे बाहर ही रहता हूँ। अगर आप मेरी बातों से कन्विंस्ड हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अदरवाइज आपको फिर भी इसकी डिटेल्ड रिव्यू चाहिए इन सारे शुगर इंडस्ट्री वाले स्टॉक्स की या फिर हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स की, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो इन सारे स्टॉक्स के ऊपर बना दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और 2 दिन से मैंने वीडियो डाली भी नहीं है मेरे काम के चक्कर में, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि रेगुलरली कंटिन्यूसली वीडियोस डालता रहूँ। लेकिन अगर मैं नहीं भी कुछ शेयर कर रहा तो भी मैं टेलीग्राम पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे मैं चैटिंग वगैरह करते रहता हूँ बीच बीच में, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।